मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का पीएससी मेंस क्लास के अंदर। जैसा कि हम यूनिट 9 वो यूनिट पेपर 2 के अंदर यूनिट 5 को पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपन को पब्लिक एड नज़र आता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बारे में अपन ने आज से पहले की कुछ वीडियो के अंदर कुछ सवालों को सॉल्व किया था। तो उन्हीं सवालों की श्रेणी को, उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का अपना अगला सवाल ये रहा। भारत जैसे विकासशील देश में लोक प्रशासन की भूमिका का उल्लेख कीजिए। जब भारत हमारा विकास की तरफ दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो भारत की तरह ऐसे विकास करते हुए देश के अंदर क्या ज़रूरत है हमें लोक प्रशासन की पड़ती है? क्योंकि लोक प्रशासन किसी भी देश को चलाने के लिए कितना उत्तरदायी है, ये हमें यहाँ देखने के लिए मिलेगा। अगर लोक प्रशासन को हम इंडिया से बाहर कर दें, तो क्या हमारा इंडिया उस तरीके से काम कर सकता है जिस तरीके से आज लोक प्रशासन के होते हुए काम कर रहा है? अगर ऐसा लोक प्रशासन को अचानक से इंडिया से बाहर कर दिया जाएगा, तो किन किन चीज़ों की कमी हमें इंडिया के अंदर नज़र आएंगी कि हम बिल्कुल विकास की स्थिति पर निरंतर काम कर पाएंगे या फिर माइनस में चले जाएंगे? तो उन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए चलते हैं इस सवाल के आंसर की तरफ। तो अपना भारत जैसे लोक प्रशासन देश में पब्लिक एड दो तरीके से भूमिका निभाता है। एक तो प्रत्यक्ष रूप से और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से कैसे? प्रत्यक्ष रूप से प्रशासनिक अधिकारी इस तरीके से भारत देश के अंदर भूमिका निभाता है क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी जनता के बीच में रहकर काम करता है। अगर हमको लोगों को कभी कोई झगड़ा हो जाता है राज्य के अंदर या फिर केंद्र के अंदर, हम या फिर नागरिकों के आपस में कोई झगड़ा हो जाता है, कोई बड़ी समस्या आ जाती है या फिर हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनका उल्लंघन होने लगता है, तो फिर हम अपनी शिकायत लेकर एक प्रशासनिक अधिकारी के पास जाते हैं, ना कि कभी राष्ट्रपति के पास या फिर सरकार के पास कभी नहीं जाते, क्योंकि सरकार हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी हमारे बीच में, हमारे करीब रहकर काम करता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी एक तरीके से तो प्रत्यक्ष रूप से काम करता है, और दूसरी तरीके से अप्रत्यक्ष रूप का मतलब क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से प्रशासनिक अधिकारी इस तरीके से काम करता है क्योंकि सरकार के द्वारा जो भी नीतियां बनाई जाती हैं, उन नीतियां बनाने के लिए सरकार को एडवाइस प्रशासनिक अधिकारी ही देता है। प्रशासनिक अधिकारी में सचिव उन नीतियों का क्रियान्वयन करता है। सचिव ही अपने मंत्री को या फिर सचिव जिस सरकार के कंट्रोल में काम कर रहा होता है, उसको वो एडवाइस देता है कि नागरिकों को इस चीज़ की ज़रूरत है, उनके विकास के लिए, उनके डेवलप के लिए ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे उन्हें रोज़गार मिल सके, जिससे उनका प्रोग्रेस दिन ब दिन बढ़ सके। सबसे बड़ी बात, जिससे इंडिया की जीडीपी भी निरंतर बढ़ सके। तो अपना पहला पॉइंट क्या है इसके अंदर? नीतियों का क्रियान्वयन। नीतियों का क्रियान्वयन के बारे में हम बातें करें तो हम सब जानते हैं कि नीतियां बनाने का काम सरकार का है, लेकिन लागू कराने का काम एक प्रशासनिक अधिकारी का होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी जितनी इन्फॉर्मेशन इंडिया के बारे में रखता है, उतनी इन्फॉर्मेशन, उतना डाटा एक सरकारी अधिकारी नहीं रखता। तो इसीलिए अपन ये कह सकते हैं कि अगर लोक प्रशासन को इंडिया से बाहर कर दिया जाए, तो नीतियों का क्रियान्वयन कराएगा कौन? क्या सरकार हमारे मध्य आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि सरकार का काम सिर्फ और सिर्फ नीतियां बनाने का है, ना कि उनका विघटन करने का, ना कि उन नीतियों का क्रियान्वयन करने का। तो नीतियों का क्रियान्वयन करने का काम आखिर फिर किसका है? प्रशासनिक अधिकारी का है। तो इस वजह से पहला पॉइंट अपना यही खत्म होता है कि नीतियों का क्रियान्वयन। इसके अंदर अपन ऐसा लिख सकते हैं, नीतियों का क्रियान्वयन करने का काम प्रशासनिक अधिकारी का होता है, जबकि नीतियों का निर्माण करने का काम सरकार का होता है, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो। अगला पॉइंट अपना क्या आता है? नीतियों का निर्धारण। प्रशासनिक अधिकारी के पास एक चीज होती है, क्या? वो अपनी तरह अच्छे से पढ़ाई कर कर उस पद पे बैठा है, चयनित होकर बैठा है। तो इसीलिए उस बंदे को हर चीज़ के बारे में डीप में मालूम है। जैसे कि किसानों को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो, अगर उनके सामने हम अच्छी क्वालिटी के बीज लाकर रख देंगे, तो वो अच्छी गुणवत्ता वाली फसल का यूज़ कर सकते हैं। किस नागरिक को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है, या फिर समाज के अंदर किस चीज़ की बुराइयां हैं, किस चीज़ की वजह से हमारा समाज पीछे चला जा रहा है, और किस चीज़ का डेवलप करने की वजह से या फिर ऐसी एक योजना बनाई जाए
जिसकी वजह से वो सारी कमियां दूर हो जाएं और हमारा भारत देश दिन ब दिन प्रोग्रेस करने पे आ जाए। तो ऐसी सारी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी अधिकारी को जो एडवाइस, जो सलाह या फिर जो नीतियों का निर्धारण करने के लिए बोलता है ना, वो प्रशासनिक अधिकारी ही होता है। तो यहाँ पे अपन ऐसा लिख सकते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी का मुख्य काम नीतियों का क्रियान्वयन करना और नीतियों का निर्धारण करना है, क्योंकि वो जनता के मध्य रहकर अपना काम सही तरीके से करता है और जनता की कमियों को जानता है। अगला पॉइंट है अपना प्रदत्त विधि निर्माण। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ये होता है कि जैसे कि विधि बनाई, किसी कानून बनाया, कानून बनाकर वो कानून का रूपरेखा जिस चीज़ ने तैयार की, कानून की रूपरेखा तैयार करता है विधायिका। विधायिका ने कानून की रूपरेखा तैयार की, उसके बाद उस रूपरेखा को ले जाकर कार्यपालिका को दे दिया। कार्यपालिका के अंदर मंत्री जो हैं वो क्या करेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उनकी मदद से इसके अंदर जितनी भी सीमा रेखा ऐड करनी है, या फिर ऐसा कि ये जो कानून बनाया है, जैसे कि अपन उदाहरण के लिए ले लेते हैं CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, उसको ले लेते हैं। उसके लिए ये डिसाइड करने का निर्णय किसका होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के अलग है, या फिर हिंदुओं से अलग है, या फिर कुछ और भी ऐसा कोई भी कानून, उसकी सीमा रेखा कहाँ तक है कि ये वाला OBC पर लागू होगा, ये वाला ST पर लागू होगा या नहीं। तो ये सारी सीमा, और अगर इसका उल्लंघन करने पर, इस कानून को ना मानने पर क्या सज़ा देनी चाहिए, क्या इसको ना मानने पर हमें 7 साल की जेल करनी चाहिए या फिर 1 साल, या फिर जो भी जुर्माना लगाना है, वो सारी चीज़ें प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा ही तय की जाती हैं। तो यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी का मुख्य काम प्रदत्त विधि निर्माण भी होता है, मतलब कानून के लिए नियम, कानून, विनियम, ये सारी चीज़ें बनाने का काम भी एक प्रशासनिक अधिकारी का भी होता है। अगली बात है प्रशासनिक अधिनियम। इसके अंदर क्या होता है, राज्य के अंदर कभी दो नागरिकों के बीच, या फिर राज्य के अंदर किसी राज्य के नागरिक को अपने राज्य से ही कोई प्रॉब्लम है, या फिर राज्य उसके अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो वो अपनी शिकायत या फिर अपनी आवेदन देके कहाँ जाएगा, एक प्रशासनिक अधिकारी के पास। उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी क्या करेगा, प्रशासनिक अधिकारी दोनों के बीच में न्यायपालिका की भूमिका के रूप में उनको न्याय दिलाने का काम करेगा। तो इसलिए अपन यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी कभी कभी न्याय के रूप में भी काम करता है, न्याय दिलाने का काम भी करता है, और राज्य और नागरिकों के मध्य न्याय को लेकर समझौता भी करवाता है। ठीक है, तो अपना ये वाला पॉइंट भी खत्म। अगली जो निष्कर्ष अपना इस सवाल को निकल कर ये आता है, और अपन ने ये देखा कि जो अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो 3 लोगों की तरह बिल्कुल काम कर रहा है। मतलब पहला तो वो कार्यपालिका का काम भी कर रहा है, दूसरा वो विधायिका का काम भी कर रहा है, और तीसरी न्यायपालिका के रूप में भी वो कभी कभी हमें देखने के लिए मिलता है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि अगर ये तीनों को हटा दिया जाए और अगर पब्लिक एड को मिला दिया जाए तो भी हमारा देश चल जाएगा, लेकिन पब्लिक एड को हटा देंगे और इन तीनों को जिंदा रखा जाए तो हमारा देश आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकता। अतः लोक प्रशासन विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों से जुड़े अहम कानूनों को संपन्न कराता है। तो अपना ये वाला सवाल पूरा यहाँ होता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत जैसे विकासशील देश में लोक प्रशासन का महत्व बताना है। इससे अगले सवाल में अपन ने लोक प्रशासन की भूमिका के बारे में बातें की थी, लेकिन अब अपन को लोक प्रशासन की महत्व को बताना है कि इंडिया के अंदर अगर ये है तो इससे हमें बेनिफिट क्या क्या हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हमारी दिन ब दिन बढ़ रही हैं। ये सारी चीज़ें अपन इसके अंदर जानते हैं। तो चलते हैं आगे। आज का समय एक ऐसा समय है जिसके अंदर लोक प्रशासन का काम कार्यकारी अंग के रूप में हो रहा है। सरकार का हर एक काम लोक प्रशासन के रास्ते ही मुकम्मल हो पा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य जनता की कल्याण करना है। जनता का कल्याण करना इसका मुख्य उद्देश्य है, और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करना भी इसका उद्देश्य है। भारत जैसे विकासशील देश के अंदर इसका महत्व क्या है, इसके लिए अपन चलते हैं इसके कुछ पॉइंट्स के अंदर। तो अपना पहला पॉइंट है जनता के लिए महत्व। जनता के लिए महत्व मतलब जनता के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से यूजलेस है, उसके बारे में बातें करते हैं। प्रशासनिक अधिकारी हमारे बीच में रहकर अपना काम करता है, और प्रशासनिक अधिकारी को मालूम है कि हमारे अंदर समस्याएं क्या हैं, हमारी ज़रूरत क्या है,
तो वो उन समस्याओं और ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए नीतियाँ बनाएगा या फिर नीतियों के लिए निर्धारण करेगा अपने सरकारी डिपार्टमेंट को। तो इस तरीके से अपन ये भी बोल सकते हैं कि जनता के बीच में रहकर प्रशासनिक अधिकारी जनता की समस्याओं, आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आवश्यक एक अंग माना जाता है। दूसरी बात करते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है? कानून व्यवस्था बनाए रखना। अगर अपन बोले हमारा भारत देश स्वतंत्र है, तो इसमें सबसे अहम किरदार कानून व्यवस्था का ही आता है। किसी भी देश की स्वतंत्रता को अगर कोई दाग लगाएगा ना, तो कानून व्यवस्था ही लगाए। मान लेते हैं 2 मिनट के लिए या फिर 15 मिनट के लिए हम अपने देश से कानून व्यवस्था को बाहर कर लें, क्या होगा? क्या कोई भी बंदा सरकार के द्वारा जो भी नियम कानून बनाए गए हैं या फिर जो भी क्रिया या फिर जो भी योजनाएं निर्धारण की गई हैं, क्या उनका पालन करेगा? क्या कोई भी बंदा मौलिक अधिकारों के बारे में सोचेगा फिर? पहली पहले रास्ते से सब अपना अपना काम शुरू करना चालू कर देंगे, एक दूसरे का गला काटना शुरू कर देंगे। कानून व्यवस्था के ना होने से इंडिया इतना ज़्यादा बिगड़ जाएगा। इंडिया ही नहीं, दुनिया का हर एक देश जहाँ कानून व्यवस्था नहीं है, वो देश 1 घंटे भी नहीं चल सकता। इसीलिए अपन ये बोल सकते हैं कि कानून व्यवस्था सबसे अहम किरदार निभाता है किसी भी लोकतंत्र देश के लिए। और कानून व्यवस्था का हेड कौन होता है? एक प्रशासनिक अधिकारी। प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार ही कानून व्यवस्था आगे दिन ब दिन काम करती रहती है। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि कानून व्यवस्था का अहम किरदार प्रशासनिक अधिकारी के हाथों में होता है और वही इसका कंट्रोल करता है। अगर किसी देश के अंदर से प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा कानून व्यवस्था को हटा दिया जाए, तो वो देश बिन पानी के मछली की तरह होगा। अगली बात करते हैं आर्थिक विकास के साधन के रूप में। जैसा कि प्रशासनिक अधिकारी को अच्छे से मालूम है कि हमारा भारत देश की जीडीपी दिन ब दिन माइनस में चली जा रही है। राज्य सरकार को भी मालूम है और केंद्र सरकार को भी मालूम है, लेकिन राज्य सरकार का काम नीतियां बनाना है, केंद्र सरकार का काम भी नीतियां बनाना है, लेकिन लागू कराने का काम एक प्रशासनिक अधिकारी का ही है। तो ऐसी कौन सी नीति बनानी चाहिए जिसकी वजह से प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा जब नीतियों का निर्धारण या फिर बंटवारा किया जाए, तो वो जीडीपी जो है ऊपर चली जाए? ऐसा क्या करना चाहिए उसको? तो उसके लिए अपन एक बात सोचते हैं। जब अपनी इकोनॉमी के बारे में अपन पढ़ते हैं, तो वहाँ अपन देखते हैं कि इंडिया के अंदर एक चीज़ की कमी हमें हमेशा नज़र आई है। इंडस्ट्री, उद्योगों की कमी हमें हमेशा नज़र आती ही रही है। तो इंडिया के अंदर प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा ये एडवाइस दी जाती है कि यहाँ पर इंडस्ट्री वाले क्षेत्र में ज़्यादा प्रोग्रेस करनी चाहिए। और प्रशासनिक अधिकारी इंडस्ट्री निर्माण के लिए भी बहुत ज़्यादा काम करता है। जिससे होगा क्या? हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, हमारा जो रोजगार है वो दिन ब दिन बढ़ेगा। रोजगार बढ़ेगा तो जीडीपी भी बढ़ेगी, और एक दिन जीडीपी बढ़ जाएगी तो हमारा देश फिर से विकासशील श्रेणी की लेवल पे फिर से पहुंच जाएगा। तो इस वजह से अपन यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि आर्थिक विकास का प्रोग्रेस करने के लिए जीडीपी को बढ़ाना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और जीडीपी को बढ़ाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी औद्योगिक क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैं और नए नए रोजगार हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं। अगली बात करते हैं। अगला बात है लोकतंत्र में स्वायत्त। लोकतंत्र को स्थायी बनाने के लिए एक प्रशासनिक अधिकारी के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सबसे ज़्यादा ये होता है क्योंकि लोकतंत्र इम्पोर्टेंट इसीलिए माना गया है क्योंकि कोई भी देश अगर लोकतंत्र नहीं है तो वहाँ या तो राजतंत्र होगा। अगर राजतंत्र है तो कानून व्यवस्था पूरी राजा के हाथों में होती है, लेकिन यहाँ लोकतंत्र है तो यहाँ पर हर एक कानून व्यवस्था प्रशासनिक अधिकारी के हाथों में होती है। लोक प्रशासन राजनीतिक कार्यपालिका की तुलना में ज़्यादा योग्य स्थिर होता है। सरकार जितना काम भारत देश के लिए कानून व्यवस्था को बनाकर रखने में करेगी ना, उससे कई ज़्यादा काम एक प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा किया जाता है। इसीलिए लोकतंत्र का स्थायी होना बहुत ज़रूरी है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सामाजिक एकरूपता, यहाँ पर अपन को देखने के लिए मिलेगा अनुच्छेद 14।
अगर किसी प्रशासनिक अधिकारी के पास कोई झगड़ा होने के बाद पहुंचता है, या फिर हिंदू मुस्लिम में झगड़ा हो गया, अब प्रशासनिक अधिकारी के लिए हिंदू मुस्लिम दोनों एक समान हैं, तो उसीलिए उसको सामाजिक एकरूपता से तात्पर्य यहाँ पर अपन ऐसा लिख सकते हैं कि समाज में रहने वाले सभी वर्गों के एक साथ समान व्यवहार करना, समाज में जितने भी लोग हैं उनको एक साथ एक नज़रिए से देखना। इस कार्य को करने के लिए प्रशासन की एक विशेष भूमिका होती है, क्योंकि प्रशासन के द्वारा ही ये काम किया जाता है। और प्रशासनिक अधिकारी के अंदर ही धर्मनिरपेक्ष शब्द पाया जाता है। तो वो बंदा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे बल देता है, सामाजिक एकरूपता पर, दोनों को एक दूसरे से जोड़े रखता है। कभी कहीं पर भी किसी भी तरह का अलग से भिन्नता व्यवहार नहीं करता कि तुमको इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे दी और सामने वाले को इम्पोर्टेंस कम दे दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। एक प्रशासनिक अधिकारी की निगाहों में भारत देश का हर एक नागरिक, जो आम नागरिक है, वो समान रूप में ही नजर आता है। अगले चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है योजनाओं की सफलता। योजना बनाने का काम किसका है? सरकार का। लेकिन योजनाओं का क्रियान्वयन करना और योजनाओं का निर्धारण करने का काम एक प्रशासनिक अधिकारी का ही होता है। अगर प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किया जाएगा तो कभी भी हमारे देश के अंदर जो योजनाएं सरकार ने बनाई हैं वो हम तक पहुंचेंगी ही नहीं, और ना ही हम उनका कभी लाभ उठा पाएंगे। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी यही होता है कि एक प्रशासनिक अधिकारी को इन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए जो भी सरकार ने योजना बनाई है उन योजनाओं को क्रियान्वयन करना ज़रूरी होता है। लोक प्रशासन न केवल योजनाओं को लागू करने में बल्कि योजनाओं का निर्धारण करने में भी अपना काम सही तरीके से करता है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है मानव कल्याण को प्रोत्साहन देना। प्रशासनिक अधिकारी का, सरकार का एक ही मकसद है, भारत देश के अंदर रह रहे भारत देश के निवासियों का कल्याण होना। लेकिन सरकार का ये सिर्फ और सिर्फ मेन मकसद है। लेकिन इस मकसद को पूरा करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी को बोला जाता है कि तुम्हारा भी मकसद वही है जो सरकार का मकसद है, मानव कल्याण करना। मानव कल्याण लोक प्रशासन के अंदर सबसे अहम चीज बताई जाती है। लोक प्रशासन के अंदर ही नहीं, अपन अगर हम पॉलिटी पढ़ें उसके अंदर भी सबसे अहम काम भारत देश के नागरिकों का कल्याण करना, मानव का कल्याण करना ही हमारा सबसे अहम काम होता है। भारत के सभी नागरिक अपनी आवश्यकताओं, समस्याओं के लिए हमेशा लोक प्रशासन पर ही निर्भर होते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। मौलिक अधिकारों का रक्षक। एक प्रशासनिक अधिकारी मौलिक अधिकारों का रक्षक के रूप में भी काम करता है। जब कभी उल्लंघन होता है तो हम सबसे पहले आवेदन लेकर प्रशासनिक अधिकारी के बीच में ही जाते हैं, क्योंकि वो हमारे बीच में बैठकर हमारी रक्षाओं के लिए बैठाया गया है। सरकार के द्वारा एक प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा है वो। मौलिक अधिकारों की रक्षा कानून के माध्यम से की जाती है और उन कानूनों का क्रियान्वयन लोक प्रशासन पर ही निर्भर होता है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सामाजिक परिवर्तन का सुधार। जैसा कि अपन सब जानते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर कभी बाल विवाह भी हुआ करता था, आज भी उसको खत्म कर दिया गया है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ये आज भी हो रहा है। दूसरी बात, पति प्रथा, सती प्रथा, या फिर बहुत सारी अपने यहाँ जो रूढ़ी प्रथा चल रही थी, उनसे हम लोगों को आज प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ऊपर लाया जा रहा है। उन कमियों को जो हमारे भारत देश को दिन ब दिन पीछे की तरफ खींच रही थी, आज उनसे हमको निकाला जा रहा है। तो अपन यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं आराम से कि सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए और लोगों के बीच जागरूकता लाने के लिए लोक प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो परिवर्तन किया जा रहा है वो एक परिवर्तनकर्ता के रूप में भारत देश का नाम आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि जो भी बुराइयां आती हैं वो किसी ना किसी देश के लिए आलोचक का काम करती हैं, और हमारे देश के अंदर कुछ बुराइयां पहले से थीं। बाल विवाह की बुराई आज भी चल रही है, किसी कोने में उसे आज भी अहम या फिर भूमिका दी जाती है, लेकिन बस यही है कि उसको प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कम किया जा रहा है, और भारत देश के नागरिकों के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा दिए गए निर्देश
उन लोगों तक पहुँचाए जाते हैं और उनको जागरूक बनाया जाता है कि ये सही है, ये गलत है। उनके बारे में डीप में बताया जाता है और उनको समझाया जाता है, जिसकी वजह से लोग इन बुराइयों को धीरे-धीरे पीछे छोड़ते हुए आगे काम कर रहे हैं। अगला पॉइंट, स्कूलों, कॉलेजों, पाठ्यक्रम के रूप में। आज अगर प्रशासन को स्कूल के अंदर ही हमें पढ़ा दिया जाता, तो हमें पीएससी के अंदर ना पढ़ना पड़ता। उसके बारे में हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन स्कूल के अंदर ही हमें मिल जाती, तो यहाँ पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान होता। तो इसीलिए ये भी एक अहम किरदार निभाता है। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ये काम करना चाहिए और कई जगह पर ये काम हुआ भी है कि इसको एक सिलेबस के रूप में स्कूल के अंदर फिर कॉलेज के अंदर दे देना चाहिए, और कॉलेज के अंदर तो ये आ भी चुका है। लोक प्रशासन यदि स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाया जाता, तो यह नागरिकों को उनके अधिकारों के लिए जागरूक करता है और साथ-साथ उनसे यह सहयोग भी करता है कि ये आगे चल के प्रशासनिक अधिकारियों की मदद भी करेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत तो नागरिकों को मालूम है, क्योंकि ये पढ़ के आए हैं स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, और थोड़ा बहुत प्रशासनिक अधिकारी को मालूम है या फिर उससे ज़्यादा। तो प्रशासनिक अधिकारी की जितना भी ज्ञान है और नागरिक का जितना भी ज्ञान है, ये दोनों ज्ञान अगर आपस में मिल जाएंगे तो एक दिन हम प्रोग्रेस करने में अपनी स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा लेंगे। तो अपने यहाँ पॉइंट ये ख़त्म होते हैं। बात करते हैं अगली चीज़ की। इसका महत्व हमें सरकार के सभी अंगों में नज़र आता है। न्यायपालिका में नज़र आया, कार्यपालिका में भी नज़र आया और विधायिका में भी नज़र आया, क्योंकि सरकार के सभी कार्यों की जिम्मेदारी लोक प्रशासन पर ही निर्भर होती है। सरकार का जो भी काम होता है वो लोक प्रशासन के द्वारा ही किया जाता है। तो अपना ये वाला सवाल यहाँ ख़त्म। चलते हैं अपन अपने अगले सवाल की तरफ। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, मतलब सरकारी प्रशासन और प्राइवेट प्रशासन में अंतर क्या है, इसके बारे में अपन उदाहरण के लिए एक तरफ ले लेते हैं सरकार और दूसरी तरफ ले लेते हैं एक कंपनी। दोनों को ध्यान में रखते हुए बातें करते हैं, तो इसके बारे में चलते हैं आगे। जहाँ पर सरकार का जो मेन उद्देश्य होता है वो सरकार से होता है और उसके अंदर क्रियाओं का बांटने का जो काम किया जाता है वो एक प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। लेकिन वहीं अगर अपन किसी कंपनी के बारे में बातें करें, तो कंपनी का जो अर्थ है या फिर कंपनी की जो भी सीमा रेखा होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित होती है, या फिर कंपनी का जो भी किरदार होता है वो एक ओनर के हाथों में होता है। वो अपने नियम कानून किसी भी तरीके से बना सकता है, लेकिन सरकार के द्वारा नियम कानून जो भी बनाए जाते हैं लिखित रूप में होते हैं। लेकिन कंपनी के द्वारा बनाए गए नियम कानून लिखित रूप में नहीं होते, वहाँ कोई भी कानून किसी भी तरीके से बन सकता है। लोक प्रशासन का अर्थ सरकार के कार्यों का प्रबंधन करना है, जबकि निजी प्रशासन का अर्थ व्यक्तिगत कार्यों का प्रबंधन करना है। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में चलते हैं अपन कुछ पॉइंट्स के अंदर। पहला पॉइंट, लाभ की दृष्टि से। अगर सरकार के द्वारा कोई योजना बनाई जाती है तो उसका मकसद क्या होगा दोस्तों? क्या उसका मकसद लाभ कमाना होगा? बिल्कुल भी नहीं। उसका मकसद वहाँ होता है सिर्फ और सिर्फ जनता का कल्याण करना। लेकिन अगर अपन देखें एक कंपनी के द्वारा, कंपनी का मकसद सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाने से है, उसे जनता का कल्याण करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बिल्कुल भी एवरेज नहीं है कि जनता का मेरे से फ़ायदा हो या नहीं हो। बस वो ये देखता है कि मुझको जनता से फ़ायदा होना चाहिए, मुझे एक मार्केट से फ़ायदा होना चाहिए जहाँ पे मैं अपना सामान बेच सकूँ। उसको सिर्फ इतना ही है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपना व्यक्तिगत लाभ नज़र आता है और सरकार को पूरी जनता का कल्याण करने का लाभ नज़र आता है, क्योंकि सरकार को कभी भी लाभ नज़र नहीं आता, क्योंकि सरकार को लाभ मिलता ही नहीं है। बल्कि सरकार तो अपना फ़र्ज़ अदा कर रही है। वो फ़र्ज़ क्या है? जनता का कल्याण करना। लेकिन अगर अपन वहीं निजी प्रशासन के बारे में बातें करें, तो उसका काम तो भाई खुद के लिए पैसा कमाना है। उसका जनता से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। उत्तरदायित्व निर्देशन की दृष्टि से, जहां अपन देखें कि सरकार का उत्तरदायित्व बहुत बड़ा होता है, क्योंकि सरकार की सारी शक्ति जनता के हाथों में होती है और सरकार का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो जनता का कल्याण करना होता है। लेकिन अगर अपन वहीं देखें एक प्रशासन की जगह निजी प्रशासन की तरफ, तो वहां देखेंगे निजी प्रशासन इन सारी चीज़ों से दूर होता है। होता क्या है, लोक प्रशासन के अंदर जो भी काम हैं वो सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, जो भी नियम हैं वो सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। लोक प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा तो बस उन नियमों को लागू कराया जाता है, उन नियमों का क्रियान्वयन किया जाता है। लेकिन प्रशासन
निजी प्रशासन इन सारी चीज़ों से दूर होता है। उसके लिए जो भी नियम होते हैं वो खुद बनाता है, और जो भी नियम लागू करने होते हैं वो खुद ही लागू करता है। लेकिन जो सरकार के द्वारा नियम होते हैं उनसे वो दूर रहता है, और सरकार से कई ज़्यादा सुरक्षित भी अपने आप को फील करता है, क्योंकि सरकार के अंदर ठटक्रम जा रहा है, पॉलिटिक्स प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन इस निजी कंपनी के ऊपर कोई पॉलिटिक्स प्रॉब्लम नहीं है, कोई पॉलिटिक्स प्रेशर नहीं है। उसका जो भी प्रेशर है वो खुद क्रिएट करेगा। उसका काम सिर्फ और सिर्फ खुद का कल्याण करना है, ना कि जनता का कल्याण करना। चलते हैं अपन अपने अगले पॉइंट की तरफ। राजनीतिक निर्देशन की दृष्टि से प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर कौन होता है? एक राजनीतिक अधिकारी या फिर एक मंत्री। मंत्री जो भी कानून बनाता है, जो भी नियम बनाता है, प्रशासनिक अधिकारी उन नियमों का क्रियान्वयन करता है। मतलब यह है कि मंत्री के निर्देश पर ही प्रशासनिक अधिकारी काम करता है। मंत्री जब चाहे किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ कर सकता है, किसी का ट्रांसफ़र कहीं से कहीं भी कर सकता है। ये सारा कंट्रोल मंत्री के हाथों में होता है, ना कि प्रशासनिक अधिकारी के हाथों में। प्रशासनिक अधिकारी तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपना काम सही तरीके से कर रहा है। लेकिन अगर अपन बातें करते हैं एक प्राइवेट कंपनी के बारे में, तो प्राइवेट कंपनी के ऊपर किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी का प्रेशर नहीं होता, और ना ही कभी वहाँ किसी का प्रमोशन होता, ना ही किसी का कभी दबाव होता, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी होता है मालिक के हाथों में होता है। मैं जैसा चाहूँगा मेरी कंपनी वैसा चलेगी। मैं चाहूँगा कि मेरी कंपनी की नाइट में शिफ्ट बने तो मैं नाइट में बना सकता हूँ। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जो सरकार का आदमी है, उसकी शिफ्ट कभी नाइट में नहीं जा सकती, और जाएगी भी तो सरकार के द्वारा कानून बनाया जाएगा, वो भी लिखित रूप में, तब उसे नाइट में जॉब करने के लिए मिलेगी। लेकिन सरकार के बारे में बातें कर चुके, निजी के बारे में देखें तो वहाँ जो भी रूल बनाए जाते हैं वो मालिक के हाथों में होते हैं, और उनका वह किसी भी तरीके से क्रियान्वयन कर सकता है। किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी का उसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होता है। चलते हैं अपन अगले पॉइंट की तरफ। जनसंपर्क की दृष्टि से प्रशासनिक अधिकारी जो सरकार का होता है, उसका काम सिर्फ और सिर्फ जनता का कल्याण करना होता है। उसको लाभ से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन अगर अपन बातें करते हैं किस चीज़, अपन बातें करते हैं एक निजी कंपनी की, तो उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है ना निजी कंपनी का, वो मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना होता है, एक मार्केट से जनता को सिर्फ और सिर्फ वो एक कस्टमर की तरीके से देखता है। जनता का कल्याण करना उसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। उसका मुख्य उद्देश्य है जनता से लाभ कमाना, जनता को अपना कस्टमर बनाना, उसको अपना सामान ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उसे अपने सामान की तारीफ कर कर अपने सामान को बहुत ज़्यादा बेचना, बहुत ज़्यादा सेल करना, जिसकी वजह से उसका खुद का व्यक्तिगत लाभ उसे मिल सके। जनता का जो लाभ है वो सरकार उसे दे रही है, लेकिन मेरा जो लाभ है वो मुझे खुद जनता से लेना पड़ेगा। इसके लिए प्राइवेट कंपनी के अंदर ये महत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि उसका दायरा सिर्फ और सिर्फ एक मार्केट तक सीमित रहता है। जैसे कि ग्वालियर के अंदर कोई फैक्ट्री खुलती है, तो ग्वालियर के अंदर जो फैक्ट्री खुली है वो ज़्यादातर ग्वालियर के मार्केट पर ही फोकस करेगी। और ग्वालियर के अलावा जो भी एक प्रशासनिक अधिकारी जो सरकार की तरफ से बिठाया गया आईएएस अधिकारी है, उसका दायरा वहाँ तक होगा जहाँ तक ग्वालियर की सीमा रेखा आती है। लेकिन कंपनी का दायरा कहाँ तक होगा? जहाँ तक उसे मार्केट नज़र आता है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ तक। तो इसीलिए अपन ये भी कह सकते हैं कि प्रशासन का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है, लेकिन निजी कंपनी का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। चलते हैं अपन अगले पॉइंट की तरफ। सेवा, सुरक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से। अच्छा एक बात बताइए, सरकारी अधिकारी के पास सेवा, सुरक्षा, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं या फिर प्राइवेट कंपनी वाले के पास? प्राइवेट कंपनी वाले के बारे में बातें करते हैं अगर अपन, तो वहाँ देखते हैं उसके पास ऐशो आराम ज़्यादा होते हैं। लेकिन सुरक्षा एक प्रशासनिक अधिकारी के पास ज़्यादा होती है। और अगर प्राइवेट कंपनी के अंदर ऐशो आराम ज़्यादा होते हैं, तो जितने घंटे वो आराम करता है उससे कई ज़्यादा घंटे वो जब अपना काम करता है तो बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ काम करता है, और प्रशासन के अंदर काम इतनी मेहनत के साथ नहीं करना पड़ता। सुरक्षा प्रशासन के अंदर सबसे ज़्यादा मिलती है। तुम्हें गाड़ी मिलेगी, बॉडीगार्ड मिलेंगे, बिजली का बिल, मोबाइल का बिल, पेट्रोल वगैरह सब कुछ मिलेगा प्रशासन की तरफ से। लेकिन सरकार की तरफ से सब कुछ तुम्हें दिया जा रहा है। वहीं अपन कंपनी के बारे में बातें करें तो वहाँ तुम्हें ओनर के द्वारा सिर्फ और सिर्फ सैलरी दी जाएगी, उसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं दिया जाएगा।
तो यहाँ ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो दायरा होता है वो सरकार का ज़्यादा व्यापक होता है और निजी कंपनियों का दायरा बहुत कम होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स अपन ने इसके अंदर देखे। चलते हैं इसके निष्कर्ष की तरफ। तो वहाँ क्या लिखा हुआ है? हालांकि वर्तमान समय में लोक प्रशासन भी सेवा के साथ साथ लाभ कमाने के लिए काम कर रहा है। वो किस तरीके से? कुछ जगहों पर भ्रष्टाचार करके प्रशासनिक अधिकारी भी खुद के लिए लाभ कमाने का काम कर रहा है, और वहीं निजी कंपनी आज अपने को इतना इम्पोर्टेंस देने लगी है कि वो लाभ कमाना तो उसका मेन मकसद है ही, लेकिन लाभ कमाने के अलावा कभी कभी वो जनता का कल्याण करने में भी सहायता करती है। तो अपना ये वाला टॉपिक अपना यही खत्म होता है। चलते हैं अपन अगले टॉपिक की तरफ। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। एक अध्ययन विषय के रूप में ये अपना अगला टॉपिक है। अध्ययन विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास किस तरीके से हुआ उसको पढ़ना है अपन को ज़रूरत को। लोक प्रशासन का विकास एक दिन की उपज नहीं है। लोक प्रशासन का जो विकास हुआ वो एक दिन में नहीं हुआ था। लोक प्रशासन के विकास को होने में सालों लग गए थे। लोक प्रशासन का जो विकास हुआ था वो कई चरणों में हुआ था। 5 चरणों में हुआ था लोक प्रशासन का विकास, और उस विकास को अपनी चरम सीमा तक पहुंचने में काफ़ी लंबा समय भी लगा था। कई जगह समस्याएं भी आईं, फिर उन समस्याओं का निपटारा भी किया गया। कई जगह रूपरेखा सीधी चलती रही। तो इस तरीके से वहाँ कई ज़्यादा सालों का समय लगा। बहुत समय लगने के बाद आज जो पब्लिक एड है वो हमारे सामने इस तरीके से आ गया है, एक अध्ययन विषय के रूप में, जिसे आज हम पढ़ रहे हैं। तो चलते हैं वो कौन से स्टेज थे या फिर वो कौन से चरण थे जिसके अंदर इतना समय लग गया। चलते हैं अपने पहले चरण की तरफ। पहला चरण है अपना राजनीति प्रशासन दोनों का विभाजन होना। एक बंदे को अपन अच्छे से जानते हैं। उस बंदे का नाम था वुडरो विल्सन। उसने 28 दिसंबर 1887 को एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था प्रशासन का अध्ययन। प्रशासन का अध्ययन उस पुस्तक लिखी थी। उसके अंदर उसने ये वाली बात बोली थी कि इस प्रशासन को राजनीति से अलग कर देना चाहिए। तो शुरुआत इसकी उसी दिन से हो जाती है। इस चरण के अंतर्गत अपन इतना देख सकते हैं कि प्रशासन को राजनीति विज्ञान से अलग कर दिया गया और एक अध्ययन विषय के रूप में अलग से इसे जगह दे दी गई, जिसकी वजह से आज हम इसे एक अध्ययन के विषय के रूप में पढ़ रहे हैं। इसकी शुरुआत के बारे में बातें करते हैं। तो ये वाला चरण शुरुआत कब से होता है? शुरुआत होता है उस दिन से जिस दिन ये बुक लिखी जाती है वुडरो विल्सन के द्वारा 1887 ईस्वी में। उस बुक का नाम क्या था? प्रशासन का अध्ययन से होती है, जिसे 1900 ईस्वी में लिखा गया था। और 1900 से प्रशासन का अध्ययन की जो बुक थी वो प्रशासन का अध्ययन जो बुक थी वो वुडरो विल्सन ने 1887 में लिखी थी। लेकिन इस पुस्तक को और ज़्यादा इम्पोर्टेंस अमेरिका के अंदर एक लेखक जिसका नाम अपन अमेरिका के अंदर लोक प्रशासन का जन्मदाता बोलते हैं, उस बंदे ने किया। मतलब फ्रैंक जे गुडनाउ ने इसका प्रकाशन फिर से किया। और फ्रैंक जे गुडनाउ ने क्या किया? इनकी ही बातों को कुछ पहलू उठाकर अपने द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, और उस पुस्तक का नाम था राजनीति और प्रशासन को आगे बढ़ाया। और ये चरण आगे चल के 1926 ईस्वी में एक लेखक था। उस लेखक का नाम था एल डी बायड। एल डी बायड की पुस्तक थी, उसका नाम था लोक प्रशासन के अध्ययन एक विषय। वहाँ तक ये पुस्तक लिखी, वहाँ तक इसकी सीमा रखा गई थी। तो इसको एक बार डिटेल में समझते हैं इसके हुआ क्या था। 1887 ईस्वी में वुडरो विल्सन ने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम था प्रशासन का अध्ययन। उसके बाद 1900 ईस्वी में इस पुस्तक को फ्रैंक जे गुडनाउ ने अपनी पुस्तक के जरिए इसको आगे बढ़ाया। पुस्तक का नाम था राजनीति और प्रशासन। इसको आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने के बाद क्या होता है? 1926 तारीख वाले दिन एल डी वाइट एक लेखक है, उसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसके अंदर बोला गया था लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका
मुख्य रूप में इसका आखिरी चरण ख़त्म हो जाता है और ये वाला स्टेज यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ से अपन को देखने के लिए मिलता है अगला स्टेज। तो चलते हैं अगले स्टेज की तरफ। प्रशासन के सिद्धांतों पर बल। यहाँ पर क्या हो रहा था, इसे अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि सिद्धांतों का स्वर्णयुग कहा जा सकता है इस स्टेज को, क्योंकि इसके अंदर हर एक काम सिद्धांतों पर किया जा रहा था। सिद्धांतों पर सबसे ज़्यादा बल दिया जा रहा था। जो भी सिद्धांत राजनीति के थे, जो भी सिद्धांत प्रशासन के थे, उन पर सबसे ज़्यादा बल दिया जा रहा था। क्योंकि दो चीज़ें अलग हो चुकी हैं। राजनीति अलग, मतलब राजनीति के अंदर जो भी बंदे काम कर रहे थे वो राजनीति की तरफ अपना काम कर रहे थे, और जो प्रशासन के अंदर काम कर रहे थे वो प्रशासन की तरफ काम कर रहे थे। दोनों के जो भी उद्देश्य थे वो उनको सही रूप से काम कर रहे थे। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत एक लेखक है, उस लेखक का नाम है W.F. विलोबी, जिन्होंने 1927 में पहली पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम लोक प्रशासन के सिद्धांत था। लोक प्रशासन के सिद्धांत से इस पुस्तक की शुरुआत हुई थी, और इसका अंत 1937 में एक पुस्तक लिखी गई थी लूथर गुलिक और उर्विक के द्वारा। उस पुस्तक का नाम था पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वहाँ जाकर इसका समाप्त हो जाता है या फिर इसका पतन हो जाता है। 1927 में एक पुस्तक लिखी थी W.F. विलोबी के द्वारा। उस पुस्तक का नाम था प्रशासन के सिद्धांत। और 1937 में एक पुस्तक लिखी गई थी लूथर गुलिक और उर्बिक के द्वारा। उस पुस्तक का नाम था पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। चलते हैं अपने अगले स्टेज की तरफ। अगला स्टेज है सिद्धांतों की चुनौती का युग। इसके अंदर क्या हुआ था, पहला स्टेज और दूसरे स्टेज, इन दोनों को चुनौती दी गई थी। चुनौती कैसे दी गई थी उसके बारे में बातें करते हैं। राजनीति, प्रशासन और विभाजन और प्रशासन का सिद्धांत, इन दोनों को चुनौती दी गई थी इसके अंदर क्या होता है, पहले चरण को चुनौती अपन किस तरीके से देते हैं उसके बारे में बातें करते हैं। पहले चरण को उन्होंने इस तरीके से चुनौती दी गई थी कि प्रशासन नीतियों के क्रियान्वयन के साथ साथ नीतियों का निर्धारण करने से भी जुड़ा हुआ है, और राजनीति और प्रशासन के बीच विभाजन करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, और इससे हमें कुछ सामने निकल कर भी नहीं आया। दूसरी बात करते हैं, दूसरे स्टेज को चुनौती कैसे दी गई, प्रशासन के सिद्धांतों पर बल किस तरीके से दिया गया, उसको चुनौती कैसे दी गई थी उसके बारे में बातें करते हैं। प्रशासन के सिद्धांत दरअसल प्रबंधन के सिद्धांत थे। जो काम प्रशासन के सिद्धांत बनाए गए थे वही मैनेजमेंट के सिद्धांत थे, और प्रशासन के सिद्धांतों को लागू करना अपर्याप्त था। उनके लिए कोई ज़रूरी बात नहीं थी, क्योंकि ऐसा काम अपन राजनीति के अंदर भी कर रहे थे, लेकिन बस इतना उसके अंदर जो भी दायरा था वो कम था, और इसके अंदर जो दायरा है वो बहुत ज़्यादा था। तो मनुष्य के व्यवहार को समझने पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था तीसरे स्टेज के अंदर। बोलो तुम सब लोग अपने अपने काम में बिजी हो, राजनीति वाला राजनीतिक काम में बिजी है, और अगर बातें करते हैं प्रशासन वाला, तो प्रशासन वाला अपने काम में बिजी है। लोगों के अंदर जो भी समस्याएं उनका समाधान कौन करेगा। तो इस तरीके से तीसरे स्टेज में इन तीनों पर चुनौती दी गई थी। इसके बारे में अपन आगे पढ़ते हैं। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी शुरुआत होती है एक आर बर्नार्ड की पुस्तक थी, उसका नाम था कार्यपालिका के कार्य। वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद एक आगे लेखक मिलता है, उसका नाम है हर्बर्ट ए साइमन। उसकी पुस्तक होती है प्रशासनिक व्यवहार। उससे इसका अंत हो जाता है। चलते हैं अगली तरफ, पहचान का अंत। पहचान का सिद्धांत क्या होता है, इसके अंदर हुआ क्या था, तीसरे सिद्धांत के अंदर जिस तरीके से अपन ने देखा कि सिद्धांतों को चुनौती दी गई है, कहा गया कि पहला सिद्धांत कहाँ तक हो गया, दूसरा सिद्धांत अलग अलग हो गया, तो फिर तीसरे सिद्धांत की तरफ चुनौती दी गई। तो अपन वहाँ एक चीज़ देखते हैं, उन्होंने बोला सारे लोग अपनी अपनी व्यवस्था में लगे हुए हैं, लेकिन जनता की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। तो इस वजह से उन्होंने पहचान का संकट आने लगा कि जनता की जो भी समस्या है इनको हम किस नाम से जानें। जनता की जो भी समस्या है इनको हम किस नाम से जानें। लोक प्रशासन के कुछ विद्वान राजनीति विज्ञान की तरफ जा चुके थे, और कुछ विद्वान प्रशासन की तरफ वापस लौट गए थे, और विद्वान प्रबंधक की ओर चले गए। इस चरण को लोक प्रशासन का पहचान का संकट कहा जा रहा था, क्योंकि पहचानना बहुत बड़ी बात हो गई थी, क्योंकि प्रशासन फिर से अपने रास्ते पर चला गया। लोग राजनीति की तरफ सबसे ज़्यादा चले गए, चारों तरफ से समस्याएं खड़ी होने लगी। तो इस वजह से पहचान का संकट आम जनता, जो अमेरिका की जनता थी, उसके ऊपर फिर से आ गया। चलते हैं अपने अगले स्टेज की तरफ, नवीन लोक प्रशासन से अब तक।
जब जनता का प्रेशर दिन ब दिन बढ़ने लगा प्रशासनिक अधिकारियों के पास, और प्रशासनिक अधिकारी या फिर जो भी सरकारी लोग थे वो जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे थे, तो उन सब लोगों ने मिलकर आपस में एक नियम बनाया। बोला हम खुद का एक नया प्रशासन खड़ा करेंगे। इस चरण के अंतर्गत यूएसए के जो भी युवा पीढ़ी थी वो नव युवा पीढ़ी थी, ना कि पुरानी युवा पीढ़ी थी। सरकार की कार्यशैली का सवाल उठाया। उन्होंने बोला कि तुम अपने अपने कामों में बिजी हो, हमारी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। और कहा कि सरकार केवल राजनीति और प्रशासन के विभाजन को लेकर चिंतित है, लेकिन उसका जनता की समस्याओं की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो ये चरण यहाँ पर ही ख़त्म होता है। तो इनके बारे में अपन कल आराम से और बातें करेंगे। अतः लोक प्रशासन विषय का विकास, इसके अंदर क्या लिखा है इसके बारे में अगला ये अपन को देखने के लिए अगला क्वेश्चन भी मिलेगा, तो इसके बारे में अपन कल इसके बारे में और अच्छे से बातें करेंगे, क्योंकि ये एक अलग से बड़ा क्वेश्चन है 11 नंबर का। चलते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। लोक प्रशासन की वो पहली पुस्तक कौन सी थी जिसके अंदर यह बताया गया, जिसके माध्यम से प्रशासन विषय को एक अलग विषय या फिर अलग वैधता दी गई? उस पुस्तक के लेखक का नाम लिखना है अपन को। तो उस पुस्तक का नाम है आंदे। लोक प्रशासन का जो लेखक था, जिस बंदे ने इस पुस्तक को लिखा था, उसका नाम था एल डी वाइट, और यह पुस्तक 1926 में लिखी गई थी। और वो पुस्तक का नाम क्या था? लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका, ये उस पुस्तक का नाम था। तो अपनी आज की वीडियो यहाँ पर ही कंप्लीट होती है, और अपना कल का जो भी टॉपिक रहेगा वो प्रशासन के विकास के चरणों के बारे में डीप में जाने का रहेगा, क्योंकि उसके अंदर पूरा 11 नंबर का सवाल है। यहाँ पर मैंने जिस तरीके से बताया है वो कभी कभी 3 नंबर में भी आ जाता है और कभी कभी 5 नंबर में भी आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर 5 पॉइंट हैं। तो अपन वहाँ इतना भी लिख सकते हैं, और उसको डीप में जानने के लिए अपन कल मुलाकात करेंगे 11 नंबर वाले क्वेश्चंस के अंदर। और जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं, कृपया वो जाकर देख लें, उनसे उन्हें मालूम चल जाएगा कि हम कहाँ से क्या शुरू कर रहे हैं और किस चीज़ पे हमारी स्टडी चल रही है। मिलते हैं कल। गुड बाय।